गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और PGT कॉमर्स के। तो हमने एक नई यूनिट स्टार्ट करी है, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस। तो उसका हमारा एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने हमारी वीडियो को नहीं देखा है इससे पहले वाली, वो वीडियो को ज़रूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी आप शेयर करें और उनको भी रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो बेसिक है वो कवर कर चुके हैं। तो जिन लोग को इंट्रोडक्शन में दिक्कत है वो लोग आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला ज़रूर देखें। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना। पैसे को मैं कैसे प्लान करूंगा। अब इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मेरा बिजनेस है और बिजनेस में मुझे क्या चाहिए? पैसा। और पैसे को मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस करना, मतलब एस्टिमेट करना। मतलब पहले से ही आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि बिजनेस है और बिजनेस को रन करने के लिए मुझे चाहिए पैसा। तो मुझे पहले से ही ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे कितना पैसा चाहिए और वो पैसा मेरे पास आएगा कहाँ से और मैं कैसे उसको अरेंज करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है और डिटरमाइन करना इसका कंपटीशन कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो मैं लाऊंगा कहाँ से, उसकी वर्थ कितनी है और वो पैसा मेरे पास आएगा कहाँ से। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये करना, एक फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेम करना। फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेम करना मतलब कि मेरे पास इतना इतना पैसा है, इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे इतना पैसा मेरे पास यहाँ यहाँ से आएगा। तो वो पॉलिसी जो मैं फ्रेम करूंगा वो मेरे पास कहाँ से आएंगी? फाइनेंशियल प्लानिंग से आएंगी। और इसके साथ साथ मतलब ये भी देखना कि भाई मेरे पास प्रोक्योरमेंट करना, पैसे को प्रोक्योर करना, इन्वेस्ट करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना फंड का एक बिजनेस के लिए, मतलब फाइनेंस को पूरा प्लान करना, प्रोक्योर करना, उसको इन्वेस्ट करना और उसको आगे ये देखना कि भाई मेरा पैसा सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बिजनेस में सक्सेसफुली फाइनेंस को अरेंज करना, मैनेज करना, ये सारा जो काम है वो किसका है? फाइनेंशियल प्लानिंग का है। अगर मैं सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करूंगा, मैं प्लान करके नहीं चलूंगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब पहले से ही अपने आप को तैयार करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो वही चीज़ें मेरे पास फाइनेंस से रिलेटेड आएंगी कि मेरे पास कितने पैसे की जरूरत है, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितने परसेंटेज पे चाहिए, कहाँ कहाँ पे पैसा लगाऊंगा। तो वही सब चीज़ें जो मैं प्लान करके चल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की? एक तो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि जब मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है तो मैं आगे की चीज़ें कैसे वो करूंगा। मुझे यही नहीं पता कि मुझे पैसा चाहिए कितना। तो सबसे पहली जो चीज़ है, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि मेरे पास जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। दूसरी चीज मेरे पास ये आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपोनेंट। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मेरा कंपोनेंट क्या क्या रहेगा, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद मुझे फाइनेंशियल की जो पॉलिसीज है उसको फ्रेम करना। पॉलिसी क्या फ्रेम करूंगा मैं? कैसी पॉलिसी फ्रेम करूंगा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, मैं कितने टाइम पे इनको वापस करूंगा, मेरा सोर्सेज ऑफ फंड क्या रहेगा और किस किस तरीके से मेरा जो सिलेक्शन है वो मैं करूंगा। तो मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमारा इंश्योर करती है कि जो हमारे स्केयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आर मैक्सिमम यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। देखो, पैसा ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे पास बिजनेस में अंधा पैसा है। अगर अंधा पैसा होता तो भाई बिजनेस को मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता। अगर मेरे पास इतना ही पैसा होता तो मैं बिजनेस में मैनेज क्यों करता? उठाता और लगाता, उठाता और लगाता। ठीक है, मनी क्या है? लिमिटेड है और मैं चाहता हूं, वांट मेरी क्या है? अनलिमिटेड है। अब मैं उस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट तो फुलफिल नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब रिसोर्सेज भी मेरे लिमिटेड है। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं गया, पैसा उठाया और मैंने अपना यूज कर लिया। भाई आपके पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं।
फाइनेंस जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि भाई मतलब मेरी पॉकेट इतना ही अलाउ कर रही है। हो सकता है आपकी पॉकेट 10 रुपीज़ अलाउ करे और मेरी पॉकेट 100 रुपीज़ अलाउ करे, और किसी की 10 मतलब 5 रुपीज़ अलाउ कर रही है। तो सबके पास, हमारे पास अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। तो वो जो उन सब चीज़ों को वो करके हम ये करेंगे कि भाई हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को यूज करके मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा, और मैं ये देखूंगा कि भाई मैक्सिमम मैं उसको किस तरीके से यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, करेंगे तो क्या होगा। पहली चीज कि मतलब हमारे पास एडिक्वेट फंड हमारे पास हमेशा रहेगा। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग आप पहले से करके चलोगे तो बिजनेस में कभी भी फंड की शॉर्टेज नहीं आएगी। एक तो दिक्कत ये आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो वो इंश्योर करती है कि रीजनेबल बैलेंस रहेगा आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द फंड का, कि आपकी इससे स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। कैसे कि मतलब अगर आपका इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है, या आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो कम है, पैसा जा ज़्यादा रहा है आ कम रहा है, तो इससे आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा। आपको पता है कि भाई मेरे पास 100 रुपये जाते हैं 80 रुपये आते हैं, तो उसी के हिसाब से आप बैलेंस मेंटेन करके रखोगे। आपको पता है मेरे 100 रुपये आते हैं 80 रुपये जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप मेंटेन करके रखोगे। भैया आपको पता नहीं कि भाई आपका इनफ्लो आउटफ्लो कितना है। भैया अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो आप 10,000 के हिसाब से खर्चे करोगे ना, 1 लाख के हिसाब से खर्चे थोड़ी कर लोगे। तो आपका आउटफ्लो आउटफ्लो रहेगा, इनफ्लो भी तो होना चाहिए। पैसा होगा नहीं तो खर्च कहाँ से करोगे, किडनी बेच के बाहर के खर्चे को थोड़ी करोगे। सुना किडनी बेच के किसी ने शॉपिंग करी हो, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में मेरा जितना इनफ्लो होगा उसके हिसाब से मुझे जो वो चीज़ें खर्च करनी पड़ेंगी। छोटा बिजनेस होगा मैं उसके हिसाब से खर्च करूंगा, बड़ा बिजनेस होगा मैं उसके हिसाब से खर्च करूंगा। मुझे अकॉर्डिंग टू द इनफ्लो ही मुझे आउटफ्लो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंश्योर कराती है कि सप्लायर ऑफ द फंड आर इजीली इन्वेस्टिंग इन कंपनी विच आर एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप सही तरीके से फाइनेंस को प्लान करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आपकी कंपनी में पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। ये आपको इंश्योरिटी दिलानी पड़ेगी कि जिन लोगों ने पैसा आपकी कंपनी में लगाया है उनको उनका पैसा टाइमली मिल जाएगा। वो कब मिलेगा, जब आप सही तरीके से बिजनेस को प्लान कर पाओगे, फाइनेंशियल आप प्लानिंग कर पाओगे। अगर आपके पास सही तरीके से फाइनेंस को प्लान नहीं है, आप खुद ही मैनेज नहीं हो, तो आप दूसरों को क्या डिसिप्लिन सिखाओगे। आपके पास खुद का ढंग से फाइनेंस मैनेज नहीं हो तो आप बाहर से पैसा लेके क्या वापस करोगे, कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये हेल्प करता है आपके ग्रोथ और एक्सपेंशन में, ठीक है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। अगर आपने सही तरीके से फाइनेंस को प्लान कर लिया है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके सर्वाइवल की, ठीक है। भाई आज आपके पास पैसा है, आज आप सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओ उसकी क्या गारंटी है। आज आपके पास पैसा है, आज आप सोच रहे हो कि भाई बुर्ज खलीफा खरीद लो, कल आप सोच रहे हो कि 10 रुपए का बिस्किट कोई दिला दे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बिजनेस में, देखो आपको नहीं पता कि कब कहाँ पे कौन सा नया खर्चा आ जाए। कोई बिजनेस है, चलते चलते मशीनरी खराब हो गई, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी को और कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके आ गए, तो आपको पैसा मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है कि मार्केट में कोई चेंज आ गया, जैसे डिमोनेटाइजेशन सडनली आ गया था आपका, जीएसटी सडनली आ गया, कोरोना सडनली आ गया, तो इन सडनली से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस को पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा, ताकि उस टाइम पे हमारी जो हाई तौबा है वो ना मचे कि ठीक है भाई मार्केट में ये चीज़ें ट्रेंड हैं, जैसे जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है मार्केट का उसके हिसाब से हमें भी चलना पड़ेगा। मार्केट डाउन हो रही है तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा, मार्केट अप हो रही है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो हमें उसी के हिसाब से फाइनेंस को प्लान करना पड़ेगा। ये जो है हेल्प करती है हमारी रिड्यूस द अनसर्टेनिटी विच कैन बी हिंड्रेंस टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मतलब जो हमारी ग्रोथ के लिए रुकावट है उनको हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें पता है कि बिजनेस में रिस्क है, तो रिस्क को भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है भाई। आप सफिशेंट जो फंड है वो पहले से मैनेज करके चलो, अपनी जो एम्प्लॉयज़ है उनको कैपेबल बनाओ, उनको सही टाइम पे ट्रेनिंग दो, आप उनका डेवलपमेंट सही तरीके से करो, ठीक है। उनको बोलो कि भैया आप ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये स्किल्स आप सीखो, ठीक है। आप फाइनेंस की दिक्कत है, फाइनेंस आप सही तरीके से मैनेज करो, आप ऑल्टरनेट सोर्सेज आप रखो अपने पास तैयार, ठीक है, ताकि अगर एक सोर्स से मेरे पास पैसा नहीं आता तो मैं दूसरे सोर्सेज को यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। दिस इज हेल्प इन द इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द कंसर्न। मतलब अगर आप सही तरीके से फाइनेंस प्लान करोगे तो ये चीज़ें आपके साथ में रहने वाली है। आप सही तरीके से बिजनेस को मैनेज कर पाओगे, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे, आप आगे के फ्यूचर के बारे में सोच पाओगे, फंड की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी आपके पास, और
प्रॉफिट भी मेंटेन रहेगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी आप सही तरीके से कर पाते हो, मार्केट शेयर आप बढ़ा पाओगे, गुडविल आप बढ़ा पाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ा पाओगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो भी आपकी चलती रहेगी, उसमें भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको जो पेमेंट है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपके पास जो पैसा है वो भी सही तरीके से मैनेज रहेगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये है आज की डेट में, तो 10,000 रुपये खर्च करो, जब पैसा बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ा देना। अब ये थोड़ी है कि पैसा है 10,000, खर्च कर रहे हो 50,000 के हिसाब से, सोचोगे कि भैया पैसा आ जाएगा तो इसको हम वहाँ से सेटिस्फाई कर देंगे। अरे भैया पैसा आएगा तब उसको सेटिस्फाई करोगे तो आगे खर्चे कैसे करोगे? पहले आप पहले के लोन उतारते रहोगे। आप ये सोच रहे हो कि भाई आज मैं लोन ले लेता हूँ, लोन लेके खर्चा कर लो, इनकम होगी तो पहले आपका सारी इनकम तो आपकी लोन में चली जाएगी, तो आप खर्चे कम करो ना, लोन क्यों ले रहे हो? भाई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको आप खर्च करो, बाकी खर्चों को आप रोक दो, पोस्टपोन कर दो आप उसको। भाई हमें लग रहा है कि भाई इतनी हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, उसी चीज़ को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं हम। आपने एक दिमाग लगाया कि काम करते हैं लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, पैसा आएगा लोन उतार देंगे, बिजनेस में पैसा 6 महीने नहीं आया, जो लोन था उसका भी वो चढ़ गया, और जो पैसा तो अभी आने का नाम ही नहीं है, कहाँ से निकालोगे? तो बिजनेस आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो ना, ताकि आपको, ठीक है भाई, अगर आपको बंद भी करना पड़ जाए तो आप इजीली उसको क्लोज अप कर सको। अब बिजनेस फैला लिया आपने इतना बड़ा, पैसा आपका आ नहीं रहा है, कहाँ से बिजनेस को सेटअप करोगे? तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है कि जो आपका बिजनेस है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, और उसमें आप फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करोगे। तो वही जो कहानी है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की आती है, ठीक है। अगर मैं सही तरीके से फाइनेंस को मैनेज कर पा रहा हूँ तो मैं अपनी जो अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज है उनसे मैं डील कर पाऊंगा, ठीक है। मेरे पास जो रिस्क है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो भी मेरी ग्रोथ में हिंडरेंस है, मतलब रुकावटें हैं, वो मेरी सब यहाँ पे सही तरीके से खत्म हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें कई सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। क्या? सबसे पहला कंपोनेंट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग का मतलब सबसे पहला आप जो काम करो वो क्या करो, कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करो। मतलब आप ये देखो कि भाई हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है और किस तरीके से आप उसको यूज करने वाले हो। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ कहाँ से पैसा लगा सकते हो, ठीक है। आपको डेट से पैसा लेना है, इक्विटी से लेना है, प्रेफरेंस शेयर से लेना है, रिटेन अर्निंग से लेना है, आपके पास ये सोर्सेज है, इनमें से किस किस सोर्सेज से पैसा लगा सकते हो वो आपको सोचना पड़ेगा। उसका भी रीज़न है क्यों सोचना पड़ेगा, देखो उनकी कॉस्ट के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे जो कंट्रोलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, मेरे जो रिस्क है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो मुझे उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं पैसा कहाँ कहाँ से लगाऊंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना करूँगा? चलो मान लो आपने पैसा ले भी लिया, अब मैं ये सोचूंगा कि भैया मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आप एक एक बार कर देते हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, ठीक है। कोई भी एसेट में आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलने वाला है, ठीक है। बिल्डिंग खरीद लिया आपने, एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल प्रोजेक्ट है या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसमें आप किस तरीके से आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अरेंज कर लिया, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस करोगे। मेरे पास देखना पड़ेगा कि भाई कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, ये मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे ये यहाँ पर आप कैश फ्लो जो एक्टिविटीज़ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाओगे ताकि मुझे ये पता रहे कि भाई मेरे पास इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। इनफ्लो आउटफ्लो से मेरा इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है, इससे मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई जब मेरे पास इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, उसके हिसाब से मैं प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा ना। भाई प्रोजेक्ट मांग रहा है 10 करोड़ रुपए, मेरे पास अर्निंग नहीं है, या मैं उस लेवल तक नहीं जा सकता, तो मैं वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बेकार है। तो मैं अपना इनफ्लो भी देखूंगा और अपना आउटफ्लो भी देखूंगा और अपने प्रोजेक्ट की लाइफ भी देखूंगा कि भैया मुझे कितने साल तक पैसा लगाना पड़ेगा, तब मुझे कितने साल तक पैसा मिलेगा। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देखूंगा कि ऐसा नहीं है कि भाई प्रोजेक्ट तो आपको साल के एंड में पैसा देगा, पर पूरी साल भर आप लगाओगे भी तो सही प्रोजेक्ट में, वो पैसा आप कहाँ से लगाओगे, उस पैसे का इंटरेस्ट भी पे करना है आपको, वो इंटरेस्ट कहाँ से पे करोगे, वही सब चीज़ें तो फाइनेंशियल प्लानिंग है।
ठीक है, तो ये चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान करना, इनकम आपका जो कैश फ्लो एनालिसिस है उसको करना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी होती है 3 तरीके की। कौन सी? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। बिजनेस में कई तरीके की हमें प्लानिंग करनी पड़ती है फाइनेंशियल प्लानिंग कि मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करोगे, मीडियम टर्म के लिए प्लान करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करोगे। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब होता है कि जो हमारा 1 ईयर के लिए होती है, मतलब 1 साल के लिए, मतलब जो हमारी प्लानिंग हो रही है कि भाई हमारा ये खर्चा है बस इस साल के लिए, तो वो उस तरीके से मैं प्लानिंग करूँगा। मतलब 1 साल के लिए छोटा मोटा खर्चा जो डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। ठीक है, जैसे करंट एसेट्स कितनी है, करंट लाइबिलिटी कितनी है, इस एसेट को मैनेज कर लो, इसकी पेमेंट कर लो, तो वो सारा आपका जो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो वो जितना भी वर्किंग कैपिटल आपका है और जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म में आएगी, वो कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वो क्या देखते हैं, मतलब लिक्विडिटी मेंटेन करना बिजनेस के, कि बिजनेस में पैसा आपका मेंटेन होता रहे, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मेंटेन होती रहे, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बजट बनाना, मतलब सेल्स बजट बनाना, कैश बजट बनाना, प्रोजेक्टेड आपका प्रॉफिट लॉस, कैश इनफ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपकी जो वो एक साल के लिए ही होती है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं होती है, वो हर साल आपकी नहीं बनती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस तरीके की जो प्लानिंग होती है वो आपके किस में आ जाती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मीडियम टर्म। मीडियम टर्म का मतलब होता है जो आपकी 1 साल से ज़्यादा होती है बट लेस देन आपके 5 और 7 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब आपके 1 से और 5 साल तक के बीच में जो भी हमारी प्लानिंग रहेगी। अब जैसे कोई खर्चा ऐसा है जो आप 5 साल के लिए प्लान करोगे, मतलब आपको ये लग रहा है कि भाई 5 साल के लिए आपको प्लान करना, कोई बड़ा खर्चा है आपका, तो वो आपका किस में आ जाएगा? मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाएगा। मतलब इसमें आप जो मीडियम टर्म जो वो आप प्लान आप लगाते हो, मतलब आप ये चीज़ देखते हो कि भाई कैसे हम उस चीज़ को खर्चे को प्लान करेंगे। अब इसमें कौन से खर्चे आएंगे? जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट है, मुझे कोई एसेट है वो रिप्लेस करनी है, कोई मशीनरी है उसको रिप्लेस करना है, तो कोई बड़ी मशीनरी है उसको रिप्लेस करना है, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मुझे एसी है 70-80 हज़ार रुपये का, 90 हज़ार रुपये का एसी खरीदना है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, परचेज ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, मुझे एडिशनल इक्विपमेंट खरीदना है, मतलब एक एसी था 2 एसी और लगवाने हैं, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब ये खर्चा आगे आने वाले 5-7 साल के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल जाएगा? 5-7 साल, 10 साल बस, इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं चलते हैं, वैसे भी टाइम बोल जाएंगे। ठीक है, कोई टूल मुझे चाहिए, मेजर रिपेयर करनी है कोई एसेट पे, कोई बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस के लिए मुझे खर्चा करना है। ठीक है, मान लो फर्नीचर है वो चेंज करवाना है मुझे, उसकी मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह करवानी है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी आ जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना है। ठीक है, फुलफिल द स्पेशल रिक्वायरमेंट और एडिशनल वर्किंग कैपिटल, या कोई वर्किंग कैपिटल के अलावा भी अगर मान लो मुझे कोई खर्चा करना है जो मेरा आगे आने वाले 4-5 सालों के लिए है, तो वो मुझे थोड़ा सा मीडियम टर्म फाइनेंसिंग में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब है जो मेरा 7 साल से ज़्यादा मतलब आपका रहता है, मतलब 5 साल 7 साल और उससे ज़्यादा आपका रहता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोल देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपका कैपिटलाइजेशन, फिक्स एसेट्स मुझे कोई खरीदनी है। ठीक है, मुझे बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचना है, मुझे एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ग्रोथ एक्सपेंशन आपका जो बिजनेस है उसको किसी को टेक ओवर करना है। मान लो मैंने बिजनेस किसी का टेक ओवर कर लिया, मैंने बिजनेस किसी का मर्ज कर लिया, तो अब ये मर्जर और टेक ओवर के डिसीजन ओवरनाइट नहीं लिए जाते, बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। अगर आप किसी में मर्ज होने जा रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, या आपको कोई एक्वायर कर रहा है तो आपको बहुत सोच समझ के लिए लेना पड़ेगा, या आप ये सोच रहे हो कि भैया हम लॉस मेकिंग कंपनी है, कैसे काम चलेगा हमारा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि भैया मुझे बिजनेस में मर्ज करना है किसी के साथ में, या मुझे एक्वायर करना है किसी के साथ में, या मुझे ये देखना है कि भाई मैं मेरी कोई पॉलिसीज वगैरह ऐसी हैं जो कैपिटलाइजेशन या कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह। अब मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करूँगा, हर साल तो बदला नहीं जाता मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक बार बन गया 5-7 साल तक मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक मुझे एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या मेरा पहले वाला जो फंड है कोई मतलब पैसा है वो मुझे वापस करना है, तो मुझे उसके बारे में सोचूंगा। अदरवाइज मैं, ऐसा नहीं है कि आज कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं होता। ओवरनाइट ये चेंज नहीं होता। कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा आपका
एक बार जो सेट हो जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि हर बार कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो उससे आपका नेगेटिव बैलेंस शीट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे? कौन कौन से फैक्टर? नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारा? देखो, अगर हमारा जो बिजनेस है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मेरा अलग फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी। अगर मान लो मेरा ट्रेडिंग का काम है तो मुझे अलग तरीके से वो करेगा। अगर मेरा खाली मतलब जो है सिर्फ सेल परचेज का है तो मेरा अलग तरीके से रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग में मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए और उसके हिसाब से मैं मैनेज करूँगा। और अगर मेरे पास नॉर्मल वो है, मेरा कोई छोटा मोटा रिटेल आउटलेट है, तो उसमें मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे अमेजोन है, वो क्या करता है, वहाँ से सामान उठाया उसको दे दिया, सिर्फ डिलीवरी का तो काम करता है। ओला है, उसकी अपनी कोई कार है ही नहीं। जोमेटो है, अपना कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं, बट फिर भी बिजनेस को मैनेज कर रहा है। ओयो है, ओयो के अपने कोई होटल नहीं है, फिर भी बिजनेस को मैनेज कर रहा है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, उसके हिसाब से चीज़ें रहेंगे। लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क बढ़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग तगड़ी करनी पड़ेगी। जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना ही बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। रिस्क घटेगा, आपको सोचेगा अरे छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो छोटे छोटे, चलो ये तो हम कर लेंगे। कोई नया सब्जेक्ट आ गया तो आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फर्म, लाइक कंपनी की गुडविल, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी नई है तो फाइनेंस को थोड़ा अलग तरीके से प्लान करना पड़ेगा। कंपनी की गुडविल अच्छी है मार्केट में, मार्केट शेयर अच्छा है, तो उसको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। एप्पल जैसी कंपनी है, बहुत सोच समझ के प्लान करेगी। एक गलत डिसीजन, कंपनी कंपनी खराब। गूगल है, एचसीएल है, बड़ी ब्रांड है भैया ये, अपने इनको मर्सिडीज है, राडो है, रोलेक्स है, बड़ी ब्रांड है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। इनका एक गलत डिसीजन, एक गलत स्टेटमेंट लोगों को गलत वो कर देता है। अभी जैसे मतलब बॉलीवुड है, बॉलीवुड में भी जैसे किसी की कोई एक स्टेटमेंट है, किसी ने ये बोल दिया कि भाई मुझे तो देश से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा ये बोल रहे हैं, ठीक है भाई हम फ़र्क डालेंगे, मूवी आने दे, फिर हम फ़र्क डालेंगे। किसी ने बोला कि भैया हमारी मूवी को बाइकआउट करके दिखाओ, ठीक है तेरी मूवी आने दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हमारे बिजनेस में भी ये चीज़ें हमारी चलती है। हमारा गुडविल है भैया, हमें जब तक हमारा बिजनेस छोटे लेवल पे हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम एक रेपुटेड कंपनी बन जाते हैं तो आपको हर एक चीज़ से मतलब पड़ने लग जाता है। आपको कस्टमर से भी फर्क पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटर से भी फर्क पड़ेगा, आपको मार्केट शेयर से भी फर्क पड़ेगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी से भी फर्क पड़ेगा, और आपको बाकी के जो बिजनेस फैक्टर हैं उनसे भी फर्क पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट को आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट को स्टडी नहीं करा तो मार्केट में प्लानिंग कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आपको पता ही नहीं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, पैसे का रेट क्या चल रहा है, आपका मनी हमारा कितनी जल्दी से फ्लो हो रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इन सब चीज़ों में ही डील करने वाले हो तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट में चल रही हैं। इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन क्या है, यहाँ पर इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। इकोनॉमी हमारी बूस्टअप हो रही है, इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है। भैया जब इकोनॉमी ही डाउन जा रही है तो आप कहाँ से पैसा कमाओगे? आप कुआं खोद के पैसा निकालोगे क्या? जब लोगों के पास ही पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग खर्चा कहाँ से करेंगे? आप प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करे जा रहे हो, कोई खरीदने के लिए भी तो चाहिए। फिर आप सोच रहे हो कि मतलब उसको सस्ते दामों में बेच दो, आप खुद लॉस कमाओगे और औरों को भी मारोगे। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे यूक्रेन है, वहाँ की कंडीशन अलग है। अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब 3-4 महीने में उसमें आया था श्रीलंका में, वहाँ का क्राइसिस देखो, मतलब कितना भयंकर क्राइसिस हुआ। पाकिस्तान के क्राइसिस देखो। तो जब इकोनॉमी ही हमारी ऐसी चल रही है तो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें पता है भैया मार्केट में डाउनफॉल हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। आप 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, रियल इस्टेट है, मार्केट डूब रहा है इस टाइम पे। ये ट्विन टावर वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, मेरे फ्यूचर के प्लान क्या हैं? मैं सोच रहा हूँ कि भाई
आगे भाई मैं अपना जो बिजनेस है वो दुबई में शिफ्ट कर लूँ, तो मुझे उसके हिसाब से फ्यूचर को सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचना पड़ेगा मुझे, मैं फ्यूचर में क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में, तो मुझे उसके हिसाब से बड़ा प्लान, बड़े बड़ा पैसा चाहिए, मुझे उसके हिसाब से बिजनेस को पैसा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और उसका कंट्रोलिंग कैसा है। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि आटा, दाल, चावल, घी, शहद और इन सब चीज़ों पे भी टैक्स लगेगा, बट लग रहा है ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट किन किन चीज़ों को दायरे में लेके आ रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया कंपनी आज तक 17% टैक्स देती थी, अब 37% टैक्स देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कंपनी ने और कोई क्राइटेरिया चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, उनको कितनी देर लगती है, कोई देर नहीं लगती है, सोचना तो हमें पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा, उनको क्या एक ऑफिशियल गैजेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी फाइनेंशियल, इन सब चीज़ों का हमारे बिजनेस पे, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पे फ़र्क पड़ता है। जब भी मैं आगे की चीज़ें कंसीडर करूँगा, फाइनेंस से कोई भी चीज़ें कंसीडर करूँगा, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को मैं कंसीडर करूँगा, तभी मैं आगे के बारे में प्लान कर पाऊँगा, तभी मैं आगे के बारे में उसको सोच पाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सोर्सेज मतलब मैं कहाँ कहाँ से पैसा ले सकता हूँ। तो सोर्सेज का मतलब होता है कि मेरे पास जो है फंड को रेज करने के, मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू मैं फंड को रेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब वही चीज़ें जो है वो मुझे सोचनी पड़ती हैं, बट बिजनेस जो है उसको जो है वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई मैं अपना खुद का पैसा लगाऊं। जैसे मतलब यहाँ पे किसने एग्जांपल दिया है कि ओनर का खुद का पैसा है और बोरोड फंड है, मतलब बैंक के पास गया और उसने बैंक को बोला कि लाओ भैया हमें पैसे दे दो। एक तो तरीका ये है, एक होता है मेरे पास खुद का पैसा पड़ा है, उस खुद के पैसे को मैंने यूज कर लिया। तो मेरे पास अलग अलग तरीके के सोर्सेज मेरे हो सकते हैं फंड को यूटिलाइज करने के, तो वही चीजें मेरी यहाँ पर पड़ेंगे। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं फंड को अरेंज करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। बिजनेस में मैं पैसा कहाँ से लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मैं अगर आपको ये बोलूँ कि भाई आपको 1 लाख रुपए अरेंज करने, तो 1 लाख रुपए अरेंज करने के आपके पास बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। किडनी बेच दो, आईफोन बेच दो, ठीक है, या फिर अपना घर बेच दो, ठीक है, या अपनी एफडी बेच दो, या आपके पास और कोई एडिशनल फंड पड़ा है, या आपके पास कोई ऐसी एसेट पड़ी है आप उसको बेच दो, बैंक से लोन ले लो, फ्रेंड से लोन ले लो, रिलेटिव से लोन ले लो, अपने जो फादर हैं उनसे आप पैसा ले लो, या आपके पास कोई और कोई गोल्ड की चेन पड़ी है आप उसको उठा के बेच दो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं आपको पैसा अरेंज करने के, लेकिन पैसा अरेंज करने मतलब आपको सोचना भी तो पड़ेगा। आप हर चीज़ के लिए उठा के तो गोल्ड की चेन बेच के नहीं वो कर सकते हो ना। आप सोचोगे एक बार जो चेन चली गई तो हमारी जो सांसें हैं वो भी चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई एक बार चलो ठीक है भाई, भाई दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं भाई, एक बार गोल्ड जो चला गया वो दोबारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, मान लो हो सकता है कि आपने 30,000 के उस टाइम लिया हो, लेकिन आज के टाइम में उसकी वैल्यू 60,000 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, अब आप ये सोचो कि भाई 60,000 के हिसाब से पैसे को बनाना थोड़ा सा उसका रहता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई 60, मतलब इसको अगर मैं बेच के अगर मैं बिजनेस में लगा देता हूँ मुझे रिटर्न मिल जाएगा, ऐसे में 10 चेनें खरीद लूंगा, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो मुझे उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा इसमें, जो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोपराइटर और पार्टनरशिप होती है कि भाई मेरे पास जो है वो कहाँ कहाँ से मैं पैसा ले सकता हूँ। हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मतलब बिजनेस पार्टनर से पैसा ले लूँ, बैंक से लोन ले लूँ, खुद का पैसा लगा दूँ, क्या क्या करूँ, तो मुझे उसके हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मतलब मैंने लोन से ले लिया, ठीक है, फ्रेंड से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, फैमिली से ले लिया, तो कंपनी को जो है वो ऐसा नहीं है कि कंपनी को जो है बहुत सोच समझ के ये पैसा लेना पड़ता है। कंपनी हर किसी के प्रॉज एंड कॉन्स देखती है और उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी मेरे पास कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या मुझे डिसएडवांटेज है, मुझे कौन से सोर्सेज को लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ
टाइम पीरियड मेरा जो 3 तरीके के जो वो क्लासिफिकेशन मेरा सोर्सेज ऑफ फंड रहता है, कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। 1 साल के लिए जो रहेगा वो आपका शॉर्ट टर्म, 1 to 5 जो रहेगा वो आपका मीडियम टर्म, और 5 ईयर से ऊपर जो रहेगा वो आपका लॉन्ग टर्म। ठीक है, 1 ईयर तक के लिए जो रहेगा वो आपका शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल, 1 साल से और 5 साल तक के बीच में मीडियम टर्म, और 5 साल से ऊपर आपका लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकते हैं? कई बार ये पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ शॉर्ट टर्म टेक्निक या नॉट अ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट यूज कर सकता हूँ, बैंकिंग फैक्टरिंग यूज कर सकता हूँ, बैंक से ले सकता हूँ, कमर्शियल पेपर यूज कर सकता हूँ। अभी ये मैं आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए तो बैंक से ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंसिंग आप ले सकते हो। अगर आपको 5 साल से भी ऊपर चाहिए तो इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, ये सारी चीज़ें मेरी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मेरे तरीके हो सकते हैं कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं इनमें से कोई सोर्सेज फाइंड कर सकता हूँ, अगर मुझे मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं इनमें से कोई सोर्स फाइंड कर सकता हूँ, अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं इनमें से कोई सोर्स जो है अपना फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन के बेसिस पे मैं 2 तरीके से वो कर सकता हूँ। ठीक है, एक होता है मेरा इंटरनल सोर्सेज, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। जो आपने बिजनेस में से ही जनरेट करें, जो बिजनेस के अंदर से ही जनरेट करें, उसको बोलूंगा मैं इंटरनल सोर्सेज, और जो आपने बाहर से जनरेट करे हैं, जो आपने बाहर से लिया है पैसा, वो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इंटरनल में इक्विटी और रिटेन अर्निंग, जो आपका इक्विटी शेयर है वो इंटरनल सोर्सेज हैं, और जो रिटेन अर्निंग है वो आपका इंटरनल सोर्सेज है। तो आपके इंटरनल सोर्सेज हैं, और ऐसे ही आपका ये जो आपके हैं वो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। बाहर से पैसा ले लिया, बैंक से ले लिया, प्रेफरेंस शेयर है, पब्लिक डिपॉजिट है, डिवेंचर है, आपके लीज फाइनेंसिंग है, कमर्शियल पेपर है, ट्रेड क्रेडिट है, फैक्टरिंग है। तो ये सारे मतलब आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इस तरीके से आप पैसा अपना ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे उसने पूछ लिया कि भाई कौन सा इसमें जो वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है या कौन सा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं है। ओनरशिप के बेसिस पे 2 तरीके से डिवाइड कर सकता हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में जो ओनर का खुद का पैसा है और जो ओनर ने बोरो किया था। ठीक है, जो उसका खुद का पैसा है वो आपका बेसिकली ऐसा ही हो जाता है जैसे हमारा इक्विटी, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज की तरह ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिस चेंज है, यहाँ पे ओनरशिप पैटर्न आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो आपका खुद का पैसा है वो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग, जो आपने बाहर से पैसा लिया है वो आपका डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट और आपका लीज फाइनेंसिंग। तो ये एक तरीका आपका हो सकता है मतलब पैसा लेने का। ठीक है, ओके। तो अगर मैं टाइम पीरियड के बेसिस पे करूँ तो हमारा लॉन्ग टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म में हमारा क्या रहेगा? जो हमारा 5 ईयर से ऊपर हमारा रहेगा, इट इंक्लूड सोर्सेज सच एज डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और ये सारा हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं। अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो मीडियम टर्म मेरा 1 साल से ज़्यादा और 5 साल तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो मेरा मीडियम टर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसमें मेरा ये सोर्सेज मेरे इसमें हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म मेरा वो रहता है जो हमारा 1 साल के अंदर अंदर मेरा रहेगा। तो इसमें मेरा ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और आपका जो है कमर्शियल पेपर वगैरह, फैक्टरिंग वगैरह, ये सब आपके जो वो टाइम पीरियड के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत पैसा आपने जैसे कस्टमर से एडवांस ले लेते हैं हम कई बार। ठीक है, वो आपका क्रेडिट उस पर वो हो जाता है कि मतलब किसी ने बोल दिया कि भाई आपको थोड़ा बहुत पैसा आपने दे दिया, और उसको बोल दो कि भाई इतना पैसा भी आप रख लो, थोड़ा सा हमें सामान दे दो, जैसे ही मेरे पास आएगा बाकी पैसा हम दे देंगे आपको। तो वो जो आपका एडवांस पैसा है वो आपका ट्रेड क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ओनर्स फंड, जो ओनर का खुद का पैसा है, दोज फंड विच आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज, तो उसको ओनर्स फंड बोलते हैं। जैसे शेयर और रिटेन अर्निंग, इसमें शेयर में इक्विटी शेयर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वो रहता है, तो ये आपका ओनर्स फंड में आएगा। बोरोड फंड में आपका जो पैसा आपने बोरो किया है आउटसाइडर से वो आपका बोरोड फंड में आ जाएगा। इसमें जो भी पैसा आपने बाहर से किया, लोन वगैरह लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या आपका डिबेंचर वगैरह हैं, आपके बॉन्ड वगैरह हैं, वो सब आपका बाहर का पैसा रहता है। सोर्सेज ऑफ जनरेशन में इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल मतलब जो इनसाइड द बिजनेस आपने जनरेट किया है, और उसमें आपका जो है जैसे रिसीवेबल मतलब आपने कोई कलेक्ट करे हैं। ठीक है,
डिपॉजिटिंग ऑफ सरप्लस मतलब आपका जो इन्वेंट्री आपने वो करे हैं, तो ये आपके इंटरनल सोर्सेज होते हैं। मतलब आपने कोई सरप्लस वगैरह जो किया है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह जो हुआ है, वो आपका इसमें आ जाएगा। रिटेन अर्निंग वगैरह जो वो आपका इसमें आ जाएगा। और एक्सटर्नल में आपका वो आ जाएगा कि जिसमें आपने कोई सप्लायर वगैरह, लेंडर और इन्वेस्टर वगैरह, इन सब चीज़ों से आपने पैसा ले लिया, तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्सेज आ जाएगा। इन्वेस्टर से आपने पैसा ले लिया, जो सप्लायर है उनसे आपने पैसा ले लिया, लेंडर से आपने पैसा ले लिया, तो वो सब आपका एक्सटर्नल सोर्सेज आ जाएगा। इसके अलावा ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, डिवेंचर, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो हैं एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जो कि हम अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। अब वो हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं दैट कैन बी यूज फॉर बिजनेस ऑपरेशन। इन सब चीज़ों को हम अपने बिजनेस ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन ये सारे जो पॉइंट हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ठीक है, जो पैसा आपको डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच गया, वो आपका रिटेन अर्निंग रहता है। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये आए थे, 100 रुपये में से मैंने जो वो 20 रुपये मैंने जो वो डिविडेंड के फॉर्म में दे दिए, 80 रुपये मेरे पास बच गए हैं। वो जो 80 रुपये मेरे पास बच गए हैं, मेरा क्या है, रिटेन अर्निंग है। तो द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग विच वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एज द डिविडेंड। ठीक है, रिटेन इन द बिजनेस मतलब आप बिजनेस में रिटेन कर लेते हो फॉर फ्यूचर यूज, कि आप इस पैसे से आप जो फ्यूचर में आप यूज करोगे, तो वो सारा आपका किस में आ जाएगा, रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। ये आपका इंटरनल सोर्सेज होता है और सेल्फ फाइनेंसिंग का जो वो यूज होता है। यहाँ पर एक टर्म यूज करी जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फ्लोइंग बैक का मतलब क्या होता है? फ्लो बैक का मतलब होता है कि पैसे से पैसा बनाना। मान लो मेरे पास कोई प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को मैंने दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया फॉर रीजनरेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट था, प्रॉफिट को मैंने दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा द कंपनी कैन यूज इट्स रिटेन अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी जो वो रिटेन अर्निंग को यूज कर सकती है एज अ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भी एक शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है। ठीक है, इन विच क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय द वन ट्रेडर टू द अनदर फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स। मतलब उसमें ये बोल दिया जाता है कि भाई आप जो क्रेडिट टाइम पीरियड जो है वो आप बढ़ा देते हो 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। आप उधारी पे सामान ले जाते हो, जैसे ही मतलब आपके पास पैसा आएगा, आप हमको वो पैसा वापस दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ द गुड्स विदाउट द इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि भाई आप इमीडिएट पेमेंट के लिए आप जो है वो यहाँ पर दे देते हो, कि मतलब आप इमीडिएट आप पेमेंट नहीं दोगे, आप थोड़ा सा जो पैसा जो वो बाद में दे दोगे। द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट आर एक्सटेंडेड डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज, मतलब आपकी रेपुटेशन कितनी है, आपने टाइम पे पैसा लिया, फर्स्ट टाइम पे आप इतनी जल्दी से किसी पैसा नहीं दोगे, लेकिन आप रेगुलर कस्टमर हो तो हो सकता है 10-5 मतलब 1000 रुपये तक का आप उधार कर दो। ठीक है भाई, आप रेगुलर कस्टमर हो तो इतनी जल्दी एक वो आपकी रेपुटेशन बन जाती है, पैसा लिया, टाइम लिया, पैसा दे के जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमें पता है कि भाई आप कौन सा कहीं भागे जा रहे हो, 1-2 दिन डिले हो भी जाएगा तब भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे मेरा जो है वो बिजनेस में फ़र्क पड़ता है, तो इससे मैं अपना जो बिजनेस है उसमें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होती है? फैक्टरिंग का मतलब होता है जैसे कंपनी ने कोई क्रेडिट पे सामान दिया। अब क्रेडिट पे सामान दिया, मान लो मैंने आपको क्रेडिट पे कोई सामान दिया, क्रेडिट पे सामान देने के बाद आपने बोला था कि भाई 1 महीने बाद ले जाना। मैंने 1 महीने बाद बोला कि मैडम पैसा आपके 30 सर में दूंगी, मुझे 10 दिन का टाइम दो। मैंने 10 दिन बाद फ़ोन किया, सर अभी मेरी पेमेंट आने वाली है, मुझे 15 दिन का टाइम और दे दो। ऐसे करते करते आपने 3 महीने निकाल दिए। लास्ट में आपने बोल दिया कि भाई सर ऐसा है, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, बताओ क्या करोगे? मैंने बोला भैया करेंगे क्या, बुलाते हैं लॉयर को। ठीक है, फिर हम लीगल एक्शन जो है वो लेंगे। अब मान लो ऐसे कंपनी, अगर आप मेरे अकेले कस्टमर थोड़ी हो,
आपके जैसे 10 कस्टमर आ गए मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। एक ऐसे बंदे होते हैं ये, फैक्टरिंग एक एजेंट होते हैं जिनका काम ही पैसे निकलवाने का होता है। मान लो कंपनी ने बिल्स रिसीवेबल वगैरह अपना जो क्रेडिट पे सामान दे दिया, ठीक है, अपना मान लो कंपनी क्या करती है, इनको कॉन्टेक्ट कर लेगी। कंपनी बोलेगी भैया एक काम करो, मेरे ये 10,000 रुपये की पेमेंट है, आप 10,000 रुपये पकड़ो, मतलब 10,000 के ये बिल पकड़ो, हमें इनको एन कैश करवा दो, बाकी आप वसूलते रहना। ये बोलेंगे मैडम ठीक है, 10 के 8 ले लो आप हमसे, 2,000 हमारा कमीशन, भाई हम भी तो सरदर्दी करेंगे इनके साथ में, नहीं पैसा मिला तो, जैसे बैंक वाले करते हैं। ठीक है, तो वो जो पैसा आपका लेंगे तो वो आपका फैक्टरिंग है। फैक्टरिंग भी एक सोर्सेज ऑफ पेमेंट हो सकता है। ठीक है, मान लो मेरा कोई 10 लाख का मेरा सामान बिका, मैंने उनको पैसा दे दिया, मेरे पास पैसा मिल गया, भाई मेरे को इमीडिएट पेमेंट मिल गई, वो उनकी सरदर्दी रह गई, वो अपने आप लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी मेरा एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट आता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये लीज जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है किस चीज के बीच में, कि मतलब हम अपनी एसेट को एक राइट दे देते हैं यूज करने का एज एन ओनर, बट आप ओनर नहीं बनते हो। लीज में हम कभी भी उसके ओनर नहीं बनते, मतलब एक राइट मिल जाता है आपको एज अ ओनर यूज करने का, बट आप कभी भी उसके ओनर नहीं बनते हो। ठीक है, द ओनर ऑफ द एसेट टू द अदर पार्टी रिटर्न फॉर अ पीरियोडिकल पेमेंट, मतलब आपको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, एक पीरियोडिक पेमेंट करनी पड़ेगी। वो जो पीरियोडिक पेमेंट आप कर देते हो उसको हम जो है वो, ये चीज यहाँ पर हमारी इसमें आती है। द ओनर ऑफ एसेट आर द कॉल्ड लेसर, मतलब जो एसेट का जो ओनर होता है उसको लेसर बोलते हैं, और जो यूजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेसी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये टर्म आपके पूछी जाती है, हु इज द लेसर, हु इज द लेसी। लेसी जो यूज कर रहा है, और लेसर जो ओनर है, जो आपने जो एसेट है आपको यूज करने के लिए दे रहा है। इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड रेंटिंग ऑफ एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिक्स एसेट आर द लीज, जनरली फिक्स एसेट ही हम लीज करते हैं, बाकी एसेट को हम लीज नहीं करते हैं। इसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए हम वापस लेंगे, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, और इतनी ये चीज़ें हैं, तो उसमें सारा वो होता है, वो चीज़ें आपकी इसमें रहती हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया हमने, पब्लिक डिपॉजिट आपका ले लिया, वो भी एक तरीका हमारा हो सकता है। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आपने डायरेक्टली पब्लिक के पास गए और पब्लिक को बोला कि भैया आप इतना पैसा दो, हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। आपने बोला ठीक है ओके, पब्लिक ने बोला ओके आप इतना पैसा ले लो, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उनको फुलफिल कर दो, तो बिजनेस में हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो पब्लिक आपको पैसा देगी, आप उनके बदले में क्या दोगे, उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दोगे, नहीं तो उनके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने पैसा दिया है, आप तो मना कर दोगे। वो स्लिप लेके जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब ये पैसा है, हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर जो होते हैं एक तरीके से मतलब प्रोमिसरी नोट होते हैं, जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज करे जाते हैं। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी ने कमर्शियल पेपर यूज कर दिए, ठीक है, तो कंपनी बोलेगी भैया ये कमर्शियल पेपर में वापस कर जाना, अपना पैसा ले जाना, इतने टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, इतने दिन के लिए, तो इतने टाइम के लिए हम आपको पैसा देंगे, ठीक है, और इतने टाइम के बाद हमसे इतना पैसा ले जाना। ये हमारे 90 दिन से लेके 90 डेज से लेके 364 डेज तक हमारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक साल से ऊपर ये नहीं होते। इट कैन बी issued by the any of the firm to the outsider अदर बिजनेस फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड वगैरह, ये इन सब चीज़ों से हम इनको जो है हम बोल देते कि भाई हम इतना वो चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है भाई इतना, इनके पास कई बार जो इंश्योरेंस कंपनी उनके पास भी पैसा पड़ा रहता है, तो वो इनको बोल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर, ये इशू कर देते हैं और दूसरी फर्म को बोल देते हैं कि भैया इतना पैसा हमें दे दो। ठीक है, ताकि मतलब जो है जिनके पास ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो उन्हीं वही इशू कर सकते हैं जिनकी गुडविल मार्केट में अच्छी होती है। अब मान लो आपने, मैं अगर कमर्शियल पेपर इशू करूंगा तो मेरा कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं है मार्केट में, तो जो नए लोग होते हैं उनसे कोई नहीं खरीदता, और वो जनरली इशू भी नहीं करते हैं, उनको पता है कि भाई हम इशू करेंगे तो खर्चा ही खर्चा हमारा जेब से जाएगा, हाथ में कुछ लगना नहीं है। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर भी हमारा एक तरीका होता है इशू करने का, मतलब शेयर के थ्रू भी हम पैसा जो वो अपना मार्केट से ले सकते हैं। शेयर हमारे कितने तरीके के होते हैं, शेयर क्या होता है, शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब हमारे जो शेयर कैपिटल होते हैं उसका जो एक छोटा सा पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। शेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये हमारे वो पर्सन होते हैं, देर इज नो फिक्स डिविडेंड,
मतलब इसमें डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और दे हैव द ओनरशिप एंड वोटिंग राइट, इनके पास ओनरशिप रहती है, वोटिंग राइट रहता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, मैनेजमेंट के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, इनको जब चाहे मतलब जो अपने राइट को यूज कर सकते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये आपके रियल ओनर होते हैं कंपनी के। इसमें बचेगा डिविडेंड तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही कंपनी जब लास्ट में वाइंड अप हो रही होगी, बच जाएगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। अब सोचो इनको फायदा क्या होता होगा। भैया ओनर को फायदा नहीं होगा तो हम इतना बड़ा बिजनेस खोल के क्यों बैठे। ऑब्वियस ही बात है कि इनको मार्केट रेट से ज्यादा ही मिलता है। भाई ऑब्वियस ही बात है कि जब मुझे 2 पैसे की कमाई नहीं होगी, अगर मुझे बाहर 10% से मिल रहा है, मुझे खुद को 8% की कमाई हो रही है, तो मैं इतना बड़ा सेटअप खोल के क्यों बैठा हूँ, बाहर ही पैसा नहीं लगा दूंगा मैं। इतना तो आपका ये चीज रहती है। दे डू नॉट गेट ए फिक्स डिविडेंड बट पेड बेस्ड ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की अर्निंग होगी तो इनको मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। नहीं अर्निंग होगी तो क्या करेंगे, एसेट एसेट बेच के अपना प्रॉफिट थोड़ी कमाएंगे, नहीं वो करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या रहता है, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर्स। मतलब कंपनी को जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, इनका जो अमाउंट है डिविडेंड का वो फिक्स रहता है और इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो गेट द रेट ऑफ डिविडेंड इनका फिक्स रहता है और इनके पास कैपिटल जो है, कंपनी जब भी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले आपका डिवेंचर होल्डर का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो इनका दिया जाएगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन, इनको मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है, वोटिंग पावर इनके पास नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर एक तरीके से लोन होता है कंपनी के लिए। डिवेंचर मतलब जो है आपने ले लिया, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है। अच्छा, जितने भी शेयर्स होते हैं उस पर डिविडेंड जाता है और डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर है उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट है तब भी दोगे, नहीं प्रॉफिट है तब भी दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहेगा। लॉन्ग टर्म आपका डेट कैपिटल इशूड बाय द कंपनी वेयर एक्नॉलेजमेंट दैट कंपनी, मतलब कंपनी ने कुछ पैसा आपका बाहर से लिया है। इसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली और ईयरली आप अपना पे कर सकते हो, कंपनी की सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, कंपनी कहते हैं भाई 2 बार में पेमेंट कर देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंपनी जो इसका टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स रहता है, इसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इनको पैसा वापस करना पड़ता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए डिवेंचर इशू नहीं करती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक, मतलब कंपनी ने क्या करा, कमर्शियल बैंक कैसे हैं, बहुत सारे जो हमारे वहाँ से पैसा ले लेते हैं, मतलब हम लोन वगैरह ले लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है हमारा कमर्शियल बैंक का। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम, जैसे आपके कुछ हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, जिससे हम अपना पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो उनसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो वो दोनों पैसा हम लोग अपना जो वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात करें, मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात करें, ये तो था हमारे सारे डोमेस्टिक। अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो कुछ हमारे कमर्शियल बैंक ऐसे होते हैं जो हमें इंटरनेशनल लेवल का फाइनेंस देते हैं, मतलब बाहर के प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसा देंगे आपको। कुछ हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक है हमारे, जैसे आपके बहुत सारे, जैसे जो हमारा आईएमएफ वगैरह है, वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, ठीक है। तो इनसे भी हम जो अपना पैसा ले सकते हैं। एक्जिम बैंक है, वो भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपका काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ आपके नेशनल, ठीक है, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं आपके, जिसके थ्रू हम अपना ये जो चीज़ें हैं अपनी कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक वीकर एरिया है उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है जिसमें आपके एडीआर जीडीआर वगैरह ये सब जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे आते हैं, ठीक है। एडीआर जीडीआर और हमारे जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब फॉरेन करेंसी को कन्वर्टेबल हम कर सकते हैं। जो फॉरेक्स में जो डील करते हैं ना, वो सारे हमारे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। एक तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट जिसकी कम आएगी उसको हम लेंगे। मान लो मेरी डिवेंचर, सबकी अपनी अपनी कॉस्ट आती है, कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा।
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, कंपनी उनको पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, मतलब आपकी खुद की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी कैसी है। फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस क्या है, फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा, 1 पर्सन कंपनी, HUF, पार्टनरशिप, AOP BOI और कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म वो सारा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। पर्पस एंड पीरियड, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, ये भी आपको फर्क पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए अलग सोर्सेज यूज करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए अलग सोर्सेज यूज करोगे। रिस्क प्रोफाइल, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो कैसी है, कौन सा प्रोजेक्ट जो कितना रिस्की है। अगर मान लो अगर हम देखें डिवेंचर जो होता है कंपनी के लिए सबसे रिस्की होता है, क्योंकि अगर नहीं भी प्रॉफिट हुआ तब भी कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कंट्रोल, अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी ने इक्विटी इशू कर दिए कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्रेडिट वर्दीनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके पास मतलब आपकी खुद की कैपेबिलिटी कितनी है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज, मतलब कितना फ्लेक्सिबल है उसको, मतलब चीज़ें एक होता फिक्स, एक होता फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे तो आप इक्विटी शेयर्स पे जाओ, अगर आपको फिक्सिटी देखनी है तो या तो आप प्रेफरेंस शेयर पे जाओगे या आप उस पे जाओगे, ठीक है। टैक्स बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कौन से टॉपिक के साथ में, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ में। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ के आइए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि हम लोग जो इस टॉपिक को अच्छे से कर सकें। तो जिन लोगों ने हमारी वीडियो लाइक नहीं करी है वो लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमारे साथ में अगले आने वाली वीडियोस के साथ में, ताकि हम लोग इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।